ऑपरेट करने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की एटीएस की गिरफ्त में छांगुर बाबा को करीब 12 दिन बीत चुके हैं और इन 12 दिनों में यूपी के बलरामपुर में चल रहे धर्मांतरण के खेल पर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस छांगुर बाबा का काला चिट्ठा एक एक कर खुल रहा है। आज उन नए हैरान करने वाले खुलासे के बारे में आपको बताएंगे। यूपी एटीएस का छांगुर बाबा और उसके सहयोगी नसरीन से रिमांड के दौरान सवाल जवाब का सिलसिला काफी लंबा चला। इस दौरान इन दोनों ने जो बातें जांच एजेंसी को बताई उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मतलब अब तक जिस तरह से इस देश विरोधी हिंदू विरोधी गैंग के खिलाफ जांच आगे बढ़ रही है उसे देखकर ये साफ साफ कहा जा सकता है कि धर्मांतरण का नेक्सस चलाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके गुर्गों का खेल अब ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। फिलहाल इस मामले से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है, वो आपको फटाफट से बताते हैं। तो बड़ी जानकारी मिल रही है कि आज छांगुर और नीतू उर्फ नसरीन की रिमांड पूरी हो रही है। छांगुर बाबा और नसरीन की इसके बाद आज कोर्ट में पेशी की जाएगी। यूपी एटीएस रिमांड बढ़ाने की मांग भी कोर्ट के सामने रखने वाली है। पूछताछ अभी जरूरी है। यूपी एटीएस की पूछताछ में अब तक कई बड़े खुलासे भी सामने आए हैं कि करके सारी जानकारियां इस पूरे मामले से जुड़े हुए हम आपको बताने वाले हैं। तो यूपी एटीएस ने पूछताछ में अभी कई बड़े खुलासे सामने रखे हैं, जिससे पता चल रहा है कैसे गजवाए हिंद का प्लान लेकर के युवाओं को का ये पूरा ग्रुप जो है देश के अलग अलग हिस्सों में काम करता था। इन लोगों ने कई गांवों की पहचान की थी, उन गांवों को चिन्हित किया था जहां इन्हें लगता था कि आसानी से अपना जाल फैला सकते हैं, साजिश में फंसाकर युवाओं का, लड़कियों का, खासतौर पर हिंदू बेटियों का ब्रेन वॉश कर सकते हैं। और आगे बढ़े उससे पहले आपको चलिए ये बता देते हैं कि छांगुर बाबा और उसके धर्मांतरण गैंग को लेकर अब तक क्या क्या बड़े खुलासे हुए। तो एक एक करके जो 10 बड़े खुलासे हैं उसकी जानकारी आपको दें। तो खुलासा नंबर 1 ये है कि इस गैंग का मकसद था भारत का इस्लामीकरण करना और इसके लिए वो गजवाए हिंद वाली साजिश रच रहे थे। सोचिए कितनी बड़ी साजिश। खुलासा नंबर 2 ये कि हनी ट्रैप के जरिए लोगों को लालच देकर छांगुर गैंग अपने जाल में फंसाता था और फिर उनका धर्म बदलवाकर इस्लाम कबूल करवाता था। धर्म परिवर्तन का ये अवैध धंधा चला रहा था काफी वक्त से। खुलासा नंबर 3 ये हिंदुओं का धर्म बदलवाने के लिए छांगुर ने 50 युवकों का एक टास्क फोर्स बनाया हुआ था जो छांगुर के आदेश पर कुछ भी करने को तैयार, चाहे वो काम कैसा भी हो। खुलासा नंबर 4 यह है कि देश भर में छांगुर के मिशन को पूरा करने के लिए उसके 3000 गुर्गे फैले हुए थे, जिनमें केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा है। ये लोग क्या करते थे कि हिंदू लड़कियों को हिंदू युवक बन करके धोखा देते थे, उन्हें प्यार के जाल में फंसाते थे और फिर बाद में उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। 5वां खुलासा यह है कि अगर कोई पीड़ित इस गैंग के खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहता था तो वो पुलिस वालों के साथ मिलकर उन्हीं पर झूठा मुकदमा कर देते थे। अब इसीलिए तो वो पुलिस वाले भी चिन्हित किए जा रहे हैं जो इस पूरे कार्यकाल के दौरान उस खास से एरिया में यानी बलरामपुर में पोस्टेड थे। खुलासा नंबर 6 ये है कि गैंग का मुख्य सरगना एक तरफ तो धर्मांतरण का खेल खेल रहा था, वहीं दूसरी तरफ तेजी से वो अपनी अवैध संपत्तियां भी बना रहा था। करोड़ों का आलीशान घर बनाया था जिसे अब बुलडोज कर दिया गया है। 7वां खुलासा यह है कि भारत ने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करने के लिए नेपाल के रास्ते से कई देशों से हवाला के जरिए करोड़ों रुपए आते थे। सोचिए विदेशों में बैठे हुए लोग इस पूरे रैकेट को संचालित कर रहे थे, यानी उन सबका मकसद यही था इस्लामीकरण करना। करोड़ों रुपए फंडिंग हुई जिसे लेकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी तेज कर दी है। किस अकाउंट से पैसे आए, कितने आए, किस अकाउंट में आए, उसका क्या इस्तेमाल किया गया। 8वां खुलासा ये विदेश से जो पैसे आते थे उसमें पाकिस्तान, तुर्की, गल्फ कंट्रीज शामिल हैं। इसके अलावा इस गैंग को लेकर आईएसआई से भी कनेक्शन सामने आया है। नेपाल में बाकायदा आईएसआई के साथ इनकी मीटिंग भी होती थी, यानी पाकिस्तान का हाथ यहाँ पर भी जरूर था। खुलासा नंबर 9 ये इसके अलावा भारत नेपाल बॉर्डर पर बने अवैध मदरसों को छांगुर फंडिंग करता था और इसका मकसद मुस्लिम लड़कियों को पैसे देकर अपनी तरफ खींचना था। 10वां खुलासा ये कि अतीक अहमद से भी छांगुर की नजदीकियों की बात सामने आई है। उसने अतीक के लिए श्रावस्ती में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार भी किया था। वो मंच पर अतीक के साथ साल 2014 और फिर साल 2019 में नजर भी आया था। तो ये तमाम खुलासे अभी तक हुए हैं, लेकिन आज भी जब पेशी होगी कोर्ट में तो एटीएस की यही कोशिश होगी कि अभी रिमांड और आगे बढ़ जाए और मिल जाए। धर्मांतरण केस से जुड़ी बड़ी खबर ये भी है कि कई अधिकारी एटीएस की रडार पर है। अब तक 4 अधिकारियों के नाम सामने आए हैं और ये वो अधिकारी हैं जो बलरामपुर में उस वक्त पोस्टेड थे, क्योंकि बिना पुलिस कर्मियों के, पुलिस अधिकारियों के मिली भगत के ये पूरा का पूरा जो खेल है धर्मांतरण का वो चल नहीं सकता था। तो छांगुर बाबा का साथ किसने दिया, छांगुर बाबा को किसने बचाया? और जैसे कि हमने आपको बताया कि जब भी कोई शिकायत करने की कोशिश करता था तो पुलिस ऊपर उल्टे उनके ऊपर ही केस कर देती थी। तो भाई वो पुलिस अधिकारी कौन थे जो छांगुर बाबा को संरक्षण दे रहे थे? और दूसरी बात यह कि उनको छांगुर बाबा से क्या फायदा हो रहा था? क्या पैसे लिए जा रहे थे? क्योंकि करोड़ों की फंडिंग अगर विदेशों से आ रही थी तो इन पुलिस वालों का मुंह कैसे बंद किया जा रहा था? क्या पैसों के जरिए ही बंद किया जा रहा था? क्या इसका कारण था? कौन कौन से पुलिसकर्मी थे? इन सब बातों की जो जांच है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है इस पूरे मामले को लेकर। और अब
आपको उन अधिकारियों के बारे में डिटेल के साथ बता देते हैं कौन कौन से वो अधिकारी हैं जो जांच एजेंसी के रडार पर हैं। तो बलरामपुर के 4 अफसर खास तौर पर इस रडार पर है। सभी पर जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की मदद का आरोप है। यूपी एटीएस की गोपनीय जांच में सभी के नामों का भी खुलासा हुआ है। अगर आपके रैंक के बारे में बताएं तो इनमें एसडीएम है, 2 सीओ है, एक इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध रही है। और ये सब साल 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में ही इनकी तैनाती थी, पोस्टिंग थी। अधिकारियों पर छांगुर के इशारे पर काम करने के आरोप लगे हैं। आरोप यह भी है कि छांगुर के एक इशारे पर ये अधिकारी कुछ भी करने को तैयार रहते थे। वहीं इस बात की भी जांच हो रही है कि कहीं फंसाने के लिए छांगुर ने इनका नाम तो नहीं लिया। सबूत मिलते ही सभी आरोपी अफसरों पर कार्रवाई भी होगी। आपको भी बताते हैं कि आज खत्म हो रही है छांगुर और नसरीन की कस्टडी रिमांड। और ये वो अधिकारी हैं जिन्होंने इस पूरे साजिश के दौरान छांगुर बाबा का साथ दिया है, ऐसे आरोप लगे हैं। और बदले में उन्हें क्या फायदा हुआ है, ये भी जांच का विषय है। छांगुर पीर के धर्मांतरण से जुड़े नेटवर्क की किताब बहुत बड़ी है और इस बड़ी किताब के कई पन्ने पुलिस अफसरों और प्रशासनिक अफसरों की मिलीभगत से लिखे गए हैं। एसटीएफ ने इस मामले की गोपनीय जांच की है। एटीएस ने जो पड़ताल की, रिमांड की अवधि के दौरान छांगुर पीर से जो पूछताछ में फैक्ट सामने आए हैं उसमें तहसील से जुड़े और पुलिस प्रशासन से जुड़े कई अफसरों के नाम शामिल हैं। एक एडीएम की भूमिका संदिग्ध है। 2 सीओ और एक इंस्पेक्टर छांगुर नेटवर्क के लिए काम किया करते थे। अब छांगुर पीर के धर्मांतरण से जुड़े नेटवर्क की किताब बहुत बड़ी है और इस बड़ी किताब के कई पन्ने पुलिस अफसरों और प्रशासनिक अफसरों की मिलीभगत से लिखे गए हैं। एसटीएफ ने इस मामले की गोपनीय जांच की है। एटीएस ने जो पड़ताल की, रिमांड की अवधि के दौरान छांगुर पीर से जो पूछताछ में फैक्ट सामने आए हैं उसमें तहसील से जुड़े और पुलिस प्रशासन से जुड़े कई अफसरों के नाम शामिल हैं। एक एडीएम की भूमिका संदिग्ध है। 2 सीओ और एक इंस्पेक्टर छांगुर नेटवर्क के लिए काम किया करते थे। अब जांच इस ओर भी हो रही है कि छांगुर पीर ने जो पूछताछ में इनकी मिलीभगत के बारे में बताया है, क्या सिर्फ अपने को बचाने के लिए और पुलिस प्रशासन के अफसरों पर निशाना साधने के लिए किया है या वाकई इन लोगों की भूमिका संदिग्ध थी। क्योंकि बीते 15 साल के आपराधिक मामले जो छांगुर पीर और उसके गुर्गों के खिलाफ दर्ज कराए गए, उनकी जांच की जा रही है। उनका स्टेटस खंगाला जा रहा है कि आखिर उन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ और उसका फायदा छांगुर पीर ने उठाया कि वो अपने नेटवर्क का लगातार विस्तार करता रहा। तो ऐसे में भूमिकाओं की जांच की जा रही है और बिना तहसील विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत के जमीनों की जो खरीद फरोख्त पीर बाबा कर रहा था वो संभव नहीं थी। तो ऐसे में उनकी भूमिका भी तलाशी जा रही है और अगर इनकी भूमिका पाई गई तो योगी सरकार में 0 टॉलरेंस के हिसाब से एक्शन होगा। अब एडीएम, 2 सीओ और एक इंस्पेक्टर फिलहाल सवालों के घेरे में हैं और इनकी एसटीएफ गोपनीय जांच भी कर रही है। विशाल वर्मा के साथ मनीष यादव, टाइम्स नव भारत, लखनऊ। यादव हमारे साथ लाइव जुड़े भी हुए। मनीष, बड़ी बात आपने अपनी रिपोर्ट में कही कि धर्मांतरण की इस किताब में कई ऐसे नाम हैं जिनमें कई पन्नों पर उन अधिकारियों के नाम भी अंकित हैं और बहुत जरूरी है कि वो नाम सामने आए। ऐसे में जब आज रिमांड खत्म हो रही है, कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो कोशिश एटीएस की यही होगी कि रिमांड और आगे मिले, क्योंकि पूछताछ में कई बड़े नाम और कई बड़े खुलासे अभी बाकी हैं। देखिए, बिल्कुल एटीएस और जो जांच एजेंसियां हैं वो इसी कोशिश में है कि पूरे नेटवर्क को खंगाला जा सके। नेटवर्क से जुड़े जितने लोग हैं, चाहे वो सामान्य लोग हैं या फिर मशीनरी में शामिल, सिस्टम में शामिल वो लोग हैं जो छांगुर की मदद किया करते थे लोभ या लालच में, उन सभी तक पहुंचने की कोशिश एटीएस की है। और इसी कड़ी में जो छांगुर से पूछताछ हुई तो उसने तहसील कर्मचारियों के कुछ नाम बताए, कुछ बड़े अफसरों के भी नाम बताए हैं। पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। चूंकि एफआईआर 2024 में दर्ज हुई तो उस पर एक्शन अब तक नहीं लिया गया। इसके अलावा छांगुर पीर के जो गुर्गे थे उनके खिलाफ भी अलग अलग जगहों पर जमीन से जुड़े मुकदमे दर्ज किए गए थे, लोगों को डराने धमकाने के मुकदमे दर्ज किए गए थे, उस पर भी एक्शन नहीं लिया गया। छांगुर पीर ने अपने नेटवर्क को चलाने के लिए लोगों को ब्लैकमेल करना भी स्टार्ट किया था। जो लोग उसकी बात नहीं मानते थे, जो लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते थे, उन्हें सचिन के खिलाफ जो एक्शन लिया गया उसका हवाला देकर डराया जाता था और एक बड़ा नेटवर्क फर्जी एफआईआर दर्ज कराने का उसने खड़ा कर रखा था, जिसमें एससी एसटी एक्ट के मुकदमे सहित रेप के झूठे आरोप भी शामिल होते थे। तो पुलिस जो एसटीएफ और एटीएस की टीम है इस मामले की भी जांच कर रही है कि ऐसे कौन पुलिसकर्मी थे जो बाबा का सहयोग किया करते थे, पीर का सहयोग किया करते थे। नेपाल से सटे जितने भी जिले हैं, लगभग 7 जिले उत्तर प्रदेश के हिस्से में आते हैं, उन जिलों में
छांगुर पीर अपना नेटवर्क बना रहा था। मदरसों पर एक्शन राज्य सरकार ने लिया ही था। इन मदरसों को फंडिंग के जरिए अपने ठिकानों के बतौर इस्तेमाल करने की छांगुर पीर की योजना थी कि कैसे उन्हें धर्मांतरण की रैकेट में शामिल किया जा सके। ये सिंडिकेट केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था, इसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। सिंडिकेट था, इतने वक्त से ये गोरख धंधा और ये साजिश चल रही थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को कानो कान खबर नहीं हो? ये बड़ा सवाल है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस धर्मांतरण केस में बहुत बड़े खुलासे सामने आए हैं। और सबसे बड़ा खुलासा आपको बताते हैं, दुबई से मौलाना बुलाकर के ट्रेनिंग दिलाता था छांगुर। नेपाल की दावत इस्लामी टीम के साथ काम किया। छांगुर ने धर्मांतरण का नेटवर्क पूरा तैयार किया। और सोचिए, दुबई से मौलाना आते थे, यानी कहां तक नेटवर्क जुड़ा हुआ था। पाकिस्तान से लेकर मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज से फंडिंग होने की बात सामने आई है। तो मौलाना वहां से बुला करके ब्रेन वॉश करने का काम किया जाता था। और ये तमाम खुलासे हुए हैं, जिसके हिसाब से ये समझा जा सकता है कि कैसे ये पूरा नेक्सस काम कर रहा था। और जो खुलासे सामने आए हैं बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। उसके हिसाब से जो बातें सामने आई है वो आपको बता देते हैं। तो छांगुर बाबा अपने गुर्गों को कट्टरता की ट्रेनिंग दिया करता था। दुबई से मौलाना बुलाकर गुर्गों को ट्रेनिंग दिलाता था। बलरामपुर में कट्टरता की बड़ी क्लास चलाने का भी खुलासा हुआ। और इसीलिए इतना बड़ा सा वो जो आपने वो कोठी देखी थी जिसे बुलडोज कर दिया गया, उसमें भी यही सारी प्लानिंग थी। आरोप है कि छांगुर की जिस बिल्डिंग पर हाल में बुलडोजर एक्शन लिया गया था, वहां पर वो कट्टरता की शिक्षा के लिए बाकायदा क्लासरूम्स बनवा रहा था। बिल्डिंग के 20 कमरों में रोजाना कट्टर तकरीर चलाने की तैयारी थी। यूपी के कई कट्टर मौलानाओं से इसके लिए संपर्क भी किया गया था। इसके अलावा ये भी खुलासा हुआ कि नेपाल का कट्टरपंथी गैंग दावत इस्लामी के साथ छांगुर के कनेक्शन थे। दावत इस्लामी के साथ मिलकर वो भारत में धर्मांतरण वाली साजिश रच रहा था और दावत इस्लामी के साथ ही मिलकर वो धर्मांतरण का नेटवर्क तैयार कर रहा था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एटीएस के सामने छांगुर ने उगला सनसनीखेज राज। दुबई से मौलाना को बुलाकर गुर्गों को दिलाई थी ट्रेनिंग। नेपाल में दावत इस्लामी के साथ मिला था छांगुर। धर्मांतरण के लिए तैयार किया था छांगुर ने नेटवर्क। जलालुद्दीन छांगुर की 7 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है। पुलिस आज छांगुर को एटीएस कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन इन 7 दिनों में पूछताछ के दौरान छांगुर ने जो सनसनीखेज खुलासे किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। छांगुर ने हिंदू महिलाओं के धर्मांतरण के लिए पूरा एक अच्छा खासा नेटवर्क तैयार कर रखा था और इसके लिए वो नेपाल में चलने वाले दावत इस्लामी के साथ मिलकर काम करता था। एटीएस की पूछताछ में छांगुर ने यह भी बताया कि वो दुबई से मौलाना बुलाकर अपने गुर्गों को कट्टरता की ट्रेनिंग देता था। यही नहीं, एटीएस को यह भी पता चला है कि छांगुर की जिस बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है उसकी 20 कक्षाओं में रोजाना तकरीर चलाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी थी। इसके लिए उसने कई मौलानाओं से भी बात कर ली थी। छांगुर ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में कई बड़े खुलासे किए हैं, जैसे अवैध संपत्ति, पीड़ितों पर झूठा मुकदमा करना, हनी ट्रैप कराना, गजवाए हिंद की साजिश रचना, नेपाल से बलरामपुर वाया बिहार बॉर्डर से हवाला के जरिए करोड़ों रुपए लाना, पाकिस्तान, तुर्की, गल्फ कंट्री के साथ कनेक्शन, इंडिया नेपाल बॉर्डर पर बने अवैध मदरसों की फंडिंग, अपनी 50 युवकों की टास्क फोर्स से उल्टे सीधे काम करवाना। छांगुर गैंग के 3000 युवक देश भर में धर्मांतरण में जुटे हैं। आज छांगुर की एटीएस कोर्ट में पेशी है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अभी और भी खुलासे होने बाकी हैं। और एक बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन पर एफआईआर की डिटेल सामने आई है। छांगुर पर साल 2024 में पहली बार एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर में विदेशी फंडिंग से संपत्ति खरीदने का आरोप है। इसके अलावा बलरामपुर में आतंकी ट्रेनिंग सेंटर चलाने के आरोप हैं और साथ ही पुलिस एलआईयू को पैसे के बल पर मैनेज करने के भी आरोप हैं। एफआईआर में छांगुर बाबा महबूब, नीतू उर्फ नसरीन, नवीन उर्फ
जमालुद्दीन, सबरोज, रशीद, शाहबुद्दीन, रमजान और ईदुल इस्लाम के नाम शामिल है। जो एफआईआर की कॉपी है उसमें आप देख भी सकते हैं। देखिए सारे नाम जो है इस एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं जो साल 2024 में दर्ज करवाई गई थी, उसमें इन सबके नाम शामिल हैं और साथ ही साथ क्या क्या किया गया है वो बात की भी जानकारी, वो तमाम आरोप भी इस एफआईआर की कॉपी में है। और ये देखिए वो सारे नाम हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर पहला नाम किसका है? छांगुर बाबा का। और उसके बाद जो उनके सहयोगी हैं उन तमाम सहयोगियों के नाम भी हैं, जिसमें दूसरे नंबर पर महबूब, तो तीसरे पर नीतू उर्फ नसरीन का नाम शामिल है। ज्यादा जानकारी लेते हैं, मनीष यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, इस एफआईआर में उन तमाम लोगों के नाम हैं जो छांगुर बाबा के साथ मिलकर के इस पूरे नेक्सस को चला रहे थे। जरा बताइए एफआईआर की कॉपी में किस किन बातों का जिक्र है, क्या क्या आरोप है? देखिए एफआईआर में पूरा जो छांगुर पीर का नेटवर्क रहा, जिसमें पुणे कनेक्शन से लेकर सऊदी अरब कनेक्शन, कितनी लड़कियों का धर्मांतरण कराया, क्या प्लान था धर्मांतरण कराने का, कौन लोग टारगेट पे रहा करते थे, ये सारी जानकारियां इसमें शामिल हैं। कैसे उसने बलरामपुर के उतरौला के मतपुर गांव में जो इमारत बना रखी थी, कैसे उसे ट्रेनिंग बतौर इस्तेमाल किया जाता था, कौन कौन लोग उसके साथ शामिल थे। इस पूरे नेटवर्क में छांगुर पीर के जमीन से जुड़े मामलों का भी जिक्र किया गया है। विवाद इमारत से शुरू हुआ था। इमारत जो वो हॉस्पिटल के लिए बनवा रहा था और हॉस्पिटल के सहारे उन गरीबों को मदद मुहैया करानी थी जिनको जो सॉफ्ट टारगेट थे धर्मांतरण के। तो वो पूरी जो नेटवर्क है उसका जिक्र इस एफआईआर में सिलसिलेवार तरीके से दिया गया है। कैसे वो नेटवर्क चलाया करता था। पहले जो सॉफ्ट टारगेट हुआ करते थे उन्हें प्रलोभन देना, प्रलोभन देने के बाद अगर वो आसानी से मान जाते तब ठीक, आसानी से नहीं माने तो उन्हें डराना और धमकाना, झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दिया जाना, उसका जिक्र भी इस एफआईआर में शामिल किया है पुलिस ने जो 2024 में दर्ज की थी। इसके अलावा इसके साथ जो लोग नीतू और नवीन थे उनका जिक्र इस एफआईआर में है। उनसे जुड़े जितने जमीन के मसले थे जो पुणे की लोनावला में डील हुई थी उसका जिक्र इस एफआईआर में शामिल किया है। नेपाल बॉर्डर से सटे जितने जिले हैं वहां पर वो शरिया कानून लागू करना चाहता था और धर्मांतरण के जरिए ही शरिया कानून लाने की प्लानिंग थी। जो एफआईआर में जो जिनका नाम पीड़िताओं का दिया हुआ है उसमें से पीड़िता ने जानकारी भी दी थी कि 2047 तक देश में शरिया कानून बड़ी को बात लागू है, करना इतने सालों चाहता से था। रैकेट चलाने के बाद भी पिछले साल यानी साल 2024 में ही एफआईआर दर्ज की गई है। तो उससे पहले उन पुलिसकर्मियों के नाम इसलिए शामिल हैं इस पूरे आरोप में जिनके ऊपर ये आरोप लगा है कि वो पैसे के एवज में इस पूरे नेक्सस में शामिल थे। आप बन रहे हमारे साथ। और धर्मांतरण के धंधेबाज कुख्यात छांगुर पीर उर्फ जलालुद्दीन पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे भी सामने आ रहे हैं। और खबरों के मुताबिक 3 सालों में धर्मांतरण गैंग के सरगना को 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिल चुकी है, जिसके बाद एटीएस और ईडी ने छांगुर के इंटरनेशनल रैकेट पर शिकंजा कस दिया है। अब संपत्तियों, बैंक खातों, धर्मांतरण से जुड़े नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है, क्योंकि मामला सिर्फ धर्मांतरण का नहीं बल्कि एक फंडिंग और धोखाधड़ी की एक बड़ी इंटरनेशनल साजिश का भी है। रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। उत्तर प्रदेश में उसका ख्याल रखने के लिए हमारे योगी जी काफी है। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफी बड़े अमाउंट में था। उम्र कोई 78 साल, पकी हुई दाढ़ी, फकीरों वाला लिबास और पीर वाली पहचान, लेकिन हकीकत में छांगुर निकला धर्मांतरण का सबसे बड़ा धंधेबाज। छांगुर बाबा यानी ऐसा फरेबी जो महज 10 साल में 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी का मालिक बन बैठा। आज उसी छांगुर और जमालुद्दीन का मायालोक देखकर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि इस मायालोक में अकूत दौलत है, लड़की है, लग्जरी लाइफ है और विदेशी चोर भी है। सवाल यही है कि छांगुर के पास मिला मोटा माल किसका है? छांगुर बाबा ने ये मायालोक कैसे बनाया? साइकिल पर एक नग बेचने वाला पाखंडी मर्सिडीज तक कैसे पहुंच गया?
कभी मजार पर सोने वाला अपनी कोठी में अरबी घोड़ा और जर्मन शेफर्ड डॉग कैसे पालने लगा। आज टाइम्स नाउ नवभारत पर हिंदुस्तान में धर्मांतरण के इस सरगना की पूरी कुंडली खुलेगी। ईडी और यूपी एटीएस अपनी जांच में झांगुर बाबा के हर तिलस्म को एक एक कर धराशायी करती जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को जांच में जो जानकारी मिली है वो बेहद चौंकाने वाली है। खबरों के मुताबिक जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को बीते 3 सालों में करीब 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हुई है। एजेंसियां अभी 200 करोड़ की फंडिंग का पता लगा चुकी हैं। बाकी 300 करोड़ रुपए का लेन देन नेपाल के जरिए हुआ। फंडिंग के लिए नेपाल में 100 बैंक खाते खुलवाए गए। इन्हीं बैंक खातों में धर्म परिवर्तन कराने के लिए रकम भेजी जाती थी। मौलाना झांगुर उर्फ जमालुद्दीन का भांडा फूट चुका है। हिंदुओं को अपने जाल में फंसाकर उनका इस्लामिक कन्वर्जन करने वाले इस फरेबी का करीब सारा खेल अब सामने आ चुका है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने झांगुर के काले कारनामों का पर्दाफाश लगातार कर रहा है।